हेलो फ्रेंड, मैं योगेंद्र आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ट्रस्टेड टीम ग्रुप में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे इतिहास हिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। जो हमारे चैप्टर 1 से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनमें से 15 प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे। यह हमारे प्रश्न यूपी टेट के पेपर 2 के में, सी टेट के पेपर 2 में, कोई भी टीचिंग एग्जाम हो उसके पेपर 2 में, जो हमारे जूनियर के लिए होता है 6 to 8 के लिए, उसमें पूछे जाते हैं। और भी उससे संबंधित जैसे कि सुपर टेट हो गया, ट्रिपल एसएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, यूपी ट्रिपल एससी हो गया, यूपीएससी, मतलब इस तरह से जो भी आपके कॉम्पिटिटिव लेवल के जो भी आपके प्रश्न हिस्ट्री से रिलेटेड पूछे जाते हैं वहाँ पर ये प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। चर्चा करेंगे हम 15 प्रश्नों में, 15 प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि वीडियो जो हम अपलोड कर रहे हैं वो आप तक पहले पहुंचे। चलिए हम बात करते हैं अपने पहले प्रश्न के बारे में। पहला प्रश्न जो हमारा है, प्राचीन काल में लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे। देखिए, जो हमारे प्राचीन काल थी आज से कई वर्ष पहले, उस समय जो लोग भाषा का प्रयोग करते थे वो कौन सी भाषा थी? क्या वो पाली भाषा थी, अरबी थी, संस्कृत थी या प्राकृत थी? तो इसमें देखिएगा, याद रखिएगा कि जो हमारी भाषा थी वो प्राकृत भाषा थी। कौन सी भाषा थी? प्राकृत भाषा थी। उसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न दूसरा कहता है, जो नदियाँ एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? देखिए, बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ होती हैं, उन नदियों से जब वो नदियाँ, छोटी नदियाँ जब एक बड़ी नदी में मिलती हैं तो उन्हें हम कहते हैं सहायक नदी। क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं सहायक नदी। ठीक, आगे तीसरा प्रश्न, सिंधु की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? तो सिंधु की जो सहायक नदियाँ हैं वो आपकी व्यास है, सतलुज है, रावी है और सभी कौन सी हैं? तो देखिए, ये सतलज है, जो आपका ये ऑप्शन लिखा गया है ये सतलज ऑप्शन है। इसको एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग, ये सतलज है, सतलज। सिंध की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? तो सिंध की सहायक नदियाँ व्यास भी है, सतलज भी है, रावी भी है। ठीक है, यानी कि सिंधु नदी की जो सहायक नदियाँ हैं वो सभी हैं, व्यास, सतलज, रावी और तीनों नदियाँ ये। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। किसके शासन में सबसे ज़्यादा संख्या में अभिलेख लिखे गए हैं? तो याद रखिएगा कि अशोक के समय में, अशोक का जो शासन था उसके शासन में सबसे ज़्यादा अभिलेख लिखे गए हैं। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लगभग 8000 वर्ष पूर्व सुलेमान तथा कीर्थर क्षेत्र के लोगों ने किन पशुओं को पालतू बनाया? देखिए, उस समय के जो लोग थे, जो 8 से 8000 वर्ष पूर्व के जो लोग थे, वो किन जानवरों को अपना पालतू बनाया था? देखिए, उस समय के लोग भेड़ को भी पालतू बनाए थे, बकरी को भी बनाए थे और गाय और बैलों को भी पालतू बनाए थे। तो इसका जो ऑप्शन होगा, जो आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। ठीक, हम बात करेंगे अगले प्रश्न के बारे में। गंगा के दक्षिण में फैला गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का जो क्षेत्र है प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता है? देखिए, जो ये गंगा के दक्षिण में, यानी कि जो हमारी गंगा नदी है उसके जो दक्षिण साइड में जो फैला हुआ एरिया है, गंगा का जो एरिया है, उसकी सहायक नदी जो सोन है उसके आसपास का जो क्षेत्र है उसे किस नाम से जाना जाता था? तो उसे पहले के समय में मगध के नाम से जाना जाता था। ठीक है, किस नाम से जाना जाता था? मगध के नाम से जाना जाता था। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा है 7वां नंबर प्रश्न, भरत नाम का प्रयोग कहाँ रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था? देखिए, ये जो भरत नाम था, ये भरत नाम का प्रयोग कहाँ के, किस जगह के रहने वाले लोग थे, किस दिशा के लोग रहने वाले थे, उनके लिए ये प्रयोग किया गया था। तो याद रखिएगा, यह जो भरत नाम का प्रयोग किया गया था यह उत्तर और पश्चिम में जो लोग रह रहे थे उनके लिए किया गया था। किसके लिए किया गया था? उत्तर और पश्चिम में रहने वाले लोगों के लिए भरत शब्द का नाम प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, ऋग्वेद की भाषा कौन सी है? तो याद रखिएगा, ऋग्वेद की जो भाषा है वो आपकी संस्कृत है। ऋग्वेद की भाषा कौन सी है? संस्कृत है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप का एक देश कौन सा है? दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप का एक देश कौन सा है? यहाँ पे ऑप्शन आपके दिए हैं, आधुनिक भारत, चीन, रूस और उपरोक्त सभी। इसमें जो आपका दक्षिण एशिया का उपमहाद्वीप है वह एक देश कौन सा है? तो वह एक देश जो है दक्षिण एशिया का उपमहाद्वीप का, वह है आधुनिक
भारत। आधुनिक भारत जो हमारा है वह दक्षिण एशिया का उपमहाद्वीप है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ पढ़ेंगे। 10वां प्रश्न, प्रायः पांडुलिपियां कहाँ प्राप्त होती हैं? पांडुलिपियां जो हैं वो किस जगह पे प्राप्त होती हैं? मंदिरों तथा विहारों में, राजमहलों में, दुर्गों में, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है मंदिरों तथा बिहारों में। मंदिर तथा बिहारों में क्या होता है कि प्रायः पांडुलिपियां जो थी वह प्राप्त होती। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा देश दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप का एक देश नहीं है? पाकिस्तान, चीन, आधुनिक भारत, श्रीलंका। निम्न में से कौन सा देश दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप का एक देश नहीं है? तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा वो होगा चीन। चीन जो है वह हमारे दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप का एक देश नहीं है। पाकिस्तान भी है दक्षिण एशिया में उपमहाद्वीप है, आधुनिक भारत तो है ही, और श्रीलंका भी है, बस एक केवल चीन नहीं है। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ। 12वां प्रश्न कहता है प्राकृत भाषा का प्रयोग कौन करते थे? तो याद रखिएगा प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग रखते थे। जो आम लोग थे वो प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। अधिकारीगण, लेखक वर्ग, सैनिक वर्ग ये प्राकृत भाषा का प्रयोग नहीं करते थे। ठीक है, इसके बाद हमारा है 13वां प्रश्न, अतीत में उपमहाद्वीप के लोग यात्राएं क्यों करते थे? अतीत का जो समय था, पुरानी जो समय थी, उसमें उपमहाद्वीप के लोग यात्राएं क्यों करते थे? तो देखिए इसका जो आंसर था वो ये है, काम की तलाश में। लोग काम की तलाश में भी जाते थे। प्राकृतिक आपदाओं के कारण कहीं पे प्राकृतिक आपदा आ गई तो वहाँ से बचने के लिए लोग क्या करते थे? दूसरी जगह पे जाते थे। व्यापार करने के लिए लोग भी क्या करते थे? यात्रा करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। यानी कि इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? 4 होगा, यानी कि उपरोक्त सभी। अतीत में जो उपमहाद्वीप के लोग थे यात्रा क्यों करते थे? क्योंकि उनको काम की तलाश थी, प्राकृतिक आपदाओं से बचने का भी था, और व्यापार करने के लिए भी वो लोग जाते थे। ठीक, फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 14, ईसाई धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो ईसाई धर्म के जो प्रवर्तक थे सबको पता होगा कि ईसा मसीह जो हैं वह ईसाई धर्म के प्रवर्तक रहे हैं। ईसा मसीह ईसाई धर्म के प्रवर्तक रहे हैं। अगला 15वां प्रश्न, अतीत में बनी और प्रयोग में लाई वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? अतीत यानी कि बीते हुए समय में जो भी हमारी चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, अगर उसका अध्ययन करना है, जो भी हमारी चीज़ें अतीत में बीत चुकी हैं जिसे हम प्रयोग में लाए हैं, जैसे कंप्यूटर हो गया पुराना, या कोई और हो गया, घर हो गया, किला हो गया, सिक्का हो गया, उसका अगर अध्ययन करने वाला है जो कोई व्यक्ति है तो वह क्या कहलाता है? तो अतीत में बनी जो भी प्रयोग में लाई हुई चीज़ें हैं उनको अध्ययन करने वाला जो होता है, क्या वो वैज्ञानिक कहलाता है, पुरातत्वविद कहलाता है, खोजी कहलाता है, या कोई नहीं? तो इसमें देखिए पुरातत्वविद कहलाता है वो, यानी कि पुरातत्वविद मतलब यानी कि जो पुरानी चीज़ों को खोजता है वो पुरातत्वविद कहलाता है। ये आज की थी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हमारे हिस्ट्री के लिए बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे साथ ही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगले वीडियो में हम फिर बात करेंगे कि हिस्ट्री से जो भी रिलेटेड प्रश्न हैं उनको भी हम फाइनल करेंगे, देखते जाएंगे, ताकि हमारे जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं उसमें हमें बहुत ही सहायता मिल सके। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।